प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या होती है। डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, साथ में इसके कंपोनेंट की भी बात करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड है और जो एग्रीगेट सप्लाई है उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की, जिसको हम समग्र या कुल मांग कहते हैं। तो जो एग्रीगेट डिमांड है उसे हम एडी से डिनोट करते हैं। समग्र मांग से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष की अवधि में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल या समग्र मांग से है। यानी कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है एक लेखा वर्ष के अंदर, एक लेखा वर्ष का अभिप्राय है कि जिस वर्ष की हम बात कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग ईयर होता है उसको हम लेखा वर्ष कहते हैं। जो समग्र मांग है उसको हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं, जो होता है एक सामान्य दृष्टिकोण, केंजियन दृष्टिकोण। सामान्य दृष्टिकोण में हम परंपरावादी और नव परंपरावादी दृष्टिकोण को देखते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है उनका जो एडी वक्र है वो किस तरह का होता है, एडी वक्र का ढलान है वो किस तरह का होगा। जबकि जो सामान्य दृष्टिकोण है उसमें जो एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड है वो कैसा होगा। तो दोनों के अलग अलग व्यू हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। मेनली हम ये देखते हैं कि जो केंजियन व्यू है वो एग्रीगेट डिमांड को आय से रिलेट करता है, जबकि जो सामान्य दृष्टिकोण है वो एडी को कीमत से संबंधित करता है। दोनों की दोनों अलग अलग दृष्टिकोण हैं, उनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जो सामान्य दृष्टिकोण है वो किन किन तत्वों पर फोकस करता है। अब हम बात करते हैं जनरल व्यू की। समग्र मांग दृष्टिकोण में जो एडी है वो किस तरह का होता है। तो समग्र मांग में जो है एडी है हमारा, वो वस्तु और सेवाओं को लेता है। तो सामान्य अर्थ में जो समग्र मांग है वो एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तु और सेवाओं की मांग होती है। अगर हम इसे कीमत के साथ रिलेट करेंगे तो सभी वस्तुओं के जोड़ को हम समग्र मांग कहेंगे। यह एक राष्ट्र के सभी निवासियों की सभी वस्तु और सेवा की मांग का जोड़ होता है। तो जो एडी होता है वो होता है समीशन डी के। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जो किसी भी वस्तु की जो मांग होती है और कीमत होती है उनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि दोनों के दोनों नेगेटिव स्लोप के होते हैं। अगर हम कीमत को लेते हैं किसी भी वस्तु को निर्धारित करने के लिए और क्वांटिटी लेते हैं तो उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जो ढलान होता है डिमांड वक्र वो ऊपर से नीचे की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ होता है, जो दिखाता है किसी वस्तु की मांग में और उस वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध होता है। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करता है, तो सभी वस्तुओं की मांग को ले रहे हैं और यहाँ प्राइस ना लेकर प्राइस लेवल लिया जाता है। सामान्य कीमत से अभिप्राय है जब हम सभी वस्तुओं की जो मांग है उनकी कीमत को एक औसत निकाल लेते हैं। जितनी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं की कीमत का जब हम औसत निकालते हैं तो उसे हम सामान्य कीमत कहते हैं। सामान्य कीमत को हम महंगाई की तरफ से, मुद्रास्फीति की वजह से माप सकते हैं कि जो कीमत है किसी भी वस्तु की वो ज़्यादा है या कम है, तो औसत लेकर चलते हैं। आपने जब हमने क्लास 11th में करा था स्टैटिक्स, उसमें भी हमने मेजर करा था कि जो कीमत सूचकांक है वो कैसे मापी जाती है। तो जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सब का औसत निकाल दिया जाता है, तो वो हमारा सूचकांक होता है। तो जो कीमत स्तर है वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी कीमत का औसत होता है। तो अगर हम इसके साथ भी ऐड करेंगे कीमत को वस्तुओं की मांग के, तो वो हमारा इनवर्स रिलेशनशिप होगा। आगे हम देख लेते हैं, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में सभी वस्तुओं को लेते हैं। अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर के संबंध में समग्र मांग है, क्योंकि जो समष्टि मांग वक्र है वो भी बाएं से दाएं की तरफ होता है। जैसे एक व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग के नियम में होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम जानते हैं किसी वस्तु की मांग की मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध होता है, और समष्टि के रूप में हम इसका सामान्यीकरण करते हैं कि सभी वस्तु और सेवा, जितनी भी वस्तुओं और सेवा का उत्पादन हुआ है एक अर्थव्यवस्था में, उनकी मांग का कीमत स्तर के साथ विपरीत संबंध होता है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक वस्तु की मांग को दिखाते हैं और प्राइस को दिखाते हैं। अगर हम यहाँ एक्स वस्तु को ले रहे हैं तो जो प्राइस लेंगे वो एक्स वस्तु का ही प्राइस लेंगे और जो मांग वक्र होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे ही उस वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी मांग कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो मांग बढ़ जाएगी। तो प्राइस के घट जाने से किसी भी वस्तु की अन्य बातें समान रहने पर उसकी जो मांग है वो बढ़ जाती है। इसी चीज़ को अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखें, समष्टि अर्थशास्त्र में हम एक वस्तु को नहीं लेते, एग्रीगेट डिमांड को लेते हैं, एडी को लेते हैं, यानी कि सभी वस्तुओं की मांग। और यहाँ प्राइस ना लेकर प्राइस लेवल की बात की जाती है, क्योंकि जो प्राइस लेवल है वो सभी वस्तुओं की कीमतों का औसत होता है। तो जो हमारा डिमांड वक्र है, एडी है, एग्रीगेट डिमांड है, वो भी इन्वर्स ही होता है। लेकिन यहाँ ये बात याद रख लेनी चाहिए आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक वस्तु की मांग की बात करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं सभी वस्तुओं की। एडी है वो समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि स्तर पर मांग वक्र है जो समग्र मांग तथा सामान्य कीमत के बीच में संबंध को दर्शाता है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो कीमत है, आपका मांग वक्र है, वो किसी एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग के संबंध को दर्शाता है। आगे देख लेते हैं। आगे हम केंजियन व्यू की बात करेंगे कि केंजियन व्यू है वो एडी के बारे में क्या डिस्कस करता है। केंजियन व्यू, केंज के अनुसार जो एडी वक्र है उसका संबंध मांग और आय के साथ है। इन्होंने मांग और कीमत को नहीं लिया। आप ये याद रखना कि जो सामान्य में हम संबंध देखते हैं वो एडी का फंक्शन दिखाते हैं प्राइस के साथ, कि प्राइस में चेंज होने से सामान्य कीमत में, प्राइस लेवल में चेंज होने से एडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जबकि केंजियन व्यू में जो एडी है वो फंक्शन होता है इनकम का, कि इनकम का एडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है एग्रीगेट डिमांड पर। और इसमें जो वक्र होगा वो बाएं से दाएं ऊपर की तरफ होगा, सीधा संबंध होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो जो हमारी एडी है, एग्रीगेट डिमांड है, वो भी बढ़ेगी। यहाँ एडी का मतलब है कि लोग किसी वस्तु और सेवा की कितनी मांग करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर किसी भी व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो वस्तु और सेवाओं की वो अधिक मांग करेगा, इसलिए जो एडी वक्र है वो ऊपर की तरफ होगा। इस तरह जो केंजियन व्यू है वो इनकम को शो करता है। इनकम यानी कि एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार जितना बढ़ेगा लोगों की आय भी उतनी ही बढ़ेगी। तो रोज़गार बढ़ने से जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी बढ़ेगा। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो जो एडी है वो भी बढ़ रही है। तो यहाँ दो डिफरेंस है। पहले जो एडी है सामान्य व्यू में जो फंक्शन है वो प्राइस लेवल का है, प्राइस लेवल का है, जबकि केंजियन व्यू में जो एडी है वो फंक्शन है इनकम का। दूसरा, प्राइस लेवल के कॉन्टेक्स्ट में जो एडी है वो इनवर्स रिलेशनशिप को शो करती है, नेगेटिव स्लोप है। एडी है वो बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की तरफ होती है, लेकिन जब हम केंजियन व्यू की बात करते हैं तो ये बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की तरफ होती है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करती है। इस तरह जो एडी वक्र का ढलान अगर नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये है कि वो कीमत स्तर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मांग में और कीमत में विपरीत संबंध होता है। लेकिन अगर एडी वक्र का ढलान ऊपर की ओर है तो ये आय से संबंधित है। ये ऊपर की तरफ इसलिए होगा, जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो लोगों की मांग भी बढ़ेगी, इसलिए आय और मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। आगे हम बात करते हैं एडी का माप की मेजरमेंट कैसे करते हैं, एडी किन तत्वों पर डिपेंड करती है। समग्र मांग यानी कि एडी का जो माप है वो कैसे किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि जो लोग हैं वो कितनी और वस्तु सेवाओं की मांग करते हैं, यानी कि वस्तु और सेवा पर कितना खर्च कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी को दिखाता है। वस्तु और सेवा पर किए जाने वाला जो व्यय है वो अर्थव्यवस्था में एडी का मापक होता है। तो यदि हम व्यय को माप लें तो हमें एडी को भी माप सकते हैं। एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड। तो बेसिकली अगर क्लोज इकोनॉमी है, क्लोज इकोनॉमी का मतलब है जब हम किसी अन्य देश के साथ व्यापार नहीं करते, आयात और निर्यात नहीं होता, तो जो एडी होती है वो दो तत्वों से मेजर की जाती है, कंजप्शन कितना किया और इन्वेस्टमेंट कितनी करी, यानी कि उपभोग और निवेश के जोड़ को हम समग्र मांग कहेंगे। यह उपभोग और जो होता है निवेश वो सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है और निजी व्यक्तियों के द्वारा भी किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एक ओपन इकोनॉमी की, ओपन इकोनॉमी जब
विदेशी व्यापार भी जिसमें शामिल है, तो उसमें जो एडी होती है वो उपभोग, निवेश और आयात और निर्यात को भी जोड़ती है। तो यहाँ हम शुद्ध निर्यात भी बोल सकते हैं। शुद्ध निर्यात यानी कि जो नेट एक्सपोर्ट है वो होता है निर्यात माइनस आयात, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो जब खुली इकोनॉमी है तो जो फंक्शन होगा एडी का वो होगा C+I+X। एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और माइनस एम का मतलब इम्पोर्ट। माइनस इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर इम्पोर्ट हम करते हैं तो हमारे देश की जो आय है वो विदेशों में जाती है, जबकि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में आय आती है, इसलिए यहाँ प्लस का साइन होता है। तो जो एडी है वो है C+I। जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम। तो सी कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं उपभोग व्यय, जो परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया है। और आई का मतलब है निवेश, जिसको हम पूंजी निर्माण भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है, जिसको स्थायी निवेश जिसमें शामिल है, और माल सूची निवेश, क्योंकि निवेश है वो दो तरह के हो सकता है, स्थायी निवेश और माल सूची। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। जी का मतलब होता है सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, और एक्स का मतलब कितना है निर्यात, और एम का मतलब होता है आयात। इस तरह जो एडी है यानी कि एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड होती है वो C+I की होती है। सी का मतलब कंजप्शन और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें एक बंद अर्थव्यवस्था की, जिसमें हम ये मानते हैं कि सरकार का कोई भी रोल नहीं, सरकार के बिना बंद अर्थव्यवस्था, दोनों चीज़ें इसमें, सरकार भी का रोल नहीं है और बंद अर्थव्यवस्था भी है। सरकार का कोई रोल नहीं है, इससे अभिप्राय ये है कि सरकार कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर रही, क्योंकि मैंने अभी बोला था आपको जो एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है। तो अगर हम ये कंसीडर करें कि जो गवर्नमेंट है जी से डिनोट करते हैं, वो कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, तो जो एडी होगी वो C+I के होगी। लेकिन अगर हम ये कंसीडर करें कि जो गवर्नमेंट है उसका भी कोई रोल है, तो गवर्नमेंट है लेकिन बंद अर्थव्यवस्था है, तो C+I+G, क्योंकि अब भी हम बंद अर्थव्यवस्था को ले रहे हैं। और जब हम खुली अर्थव्यवस्था को लेंगे तो उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी शामिल हो जाएंगे। तो ये कोटेशन होगी हमारी C+I+G जमा एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये मैंने अभी बता दिया। माइनस इम्पोर्ट इसलिए है क्योंकि जब हम इम्पोर्ट करते हैं तो देश का जो धन है वो विदेश में जाता है, और एक्सपोर्ट करते हैं तो देश का जो धन है देश के अंदर शामिल होता है। हमने समावेश और वापसी में भी ये किया था कि जो एक्सपोर्ट है उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में पैसा आता है, इसलिए समावेश होता है। लेकिन जो इंपोर्ट है वो वापसी होता है, क्योंकि हमारे देश का जो धन है वो विदेशों में जाता है। तो आपको बेसिकली ये याद करना है कि जो एडी है अगर बंद अर्थव्यवस्था है और सरकार का कोई रोल नहीं है तो C+I होगा। अगर गवर्नमेंट को भी ऐड कर देंगे उसमें तो जी ऐड हो जाएगा, और विदेशी व्यापार को भी शामिल करेंगे, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है वो ओपन अर्थव्यवस्था होगी तो एक्स माइनस एम होगा, इसको भी ऐड करेंगे। आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। समग्र मांग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसे हम समग्र व्यय में भी डिनोट कर सकते हैं। एक दी हुई अवधि में आय के दिए हुए स्तर पर परिवार द्वारा, फर्म द्वारा या सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार है। यानी कि समग्र मांग वह समग्र व्यय है जिसे दी हुई अवधि में या आय के दिए हुए स्तर पर फर्म, सरकार वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए तैयार है। तो एक खर्चे को मापता है। एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द एक्सपेंडिचर दैट द हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री आर रेडी टू स्पेंड फॉर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम। एक आय के दिए हुए स्तर पर दी हुई अवधि में जो भी परिवार, फर्म, सरकार वस्तु और सेवा पर खरीदने के लिए जो भी खर्च करने के लिए तैयार हैं उसे हम समग्र मांग कहते हैं। तो जो वस्तुएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उन पर जो हम खर्च करते हैं, जैसे मशीनें हैं तो उसे हम निवेश कहते हैं। तो इस तरह जो एग्रीगेट डिमांड है वो C+I को डिनोट करता है। जो एग्रीगेट डिमांड है वो C+I होती है। एग्रीगेट डिमांड C+I। सी का मतलब उपभोग व्यय और आई का मतलब है निवेश। तो निवेश पर जो भी खर्च किया जाता है और उपभोग पर जो खर्च किया जाता है, जब हम उनको जोड़ लेते हैं तो हमारा एग्रीगेट डिमांड
कहलाता है, जिसको हम कुल मांग भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ एडी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, यानी कि जो समग्र मांग है, जो कि हमने अभी देखा कि दो कंपोनेंट मेन है उसके, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, वो किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं, तो वो किन पर फंक्शन है। मांग समग्र मांग फलन का हम व्यवहार की अध्ययन करेंगे, और फंक्शन का मतलब होता है किन तत्वों पर वो डिपेंड करती है। जो एग्रीगेट डिमांड है वो फंक्शन होती है इनकम की। समग्र मांग आय के स्तर पर निर्भर करती है। अगर हम केन्जियन व्यू की बात करें तो आय का स्तर जितना अधिक होगा, इनकम जितनी ज़्यादा होगी, लोगों की क्रय शक्ति भी उतनी होगी। क्रय शक्ति का मतलब है कि लोग उतनी ही वस्तु और सेवा को खरीद सकते हैं, उनकी उतनी कैपेसिटी होगी, तो वो अधिक वस्तुओं की मांग करेंगे। और जब आय में वृद्धि होगी तो जो समग्र मांग है वो भी बढ़ेगी। इसी तरह अगर आय कम होगी तो जो समग्र मांग है वो भी कम होगी। लेकिन इसके अंदर हमें दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आय जीरो है, अगर इनकम का लेवल है वो जीरो है, तब भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, क्योंकि लोगों को जीवित रहने के लिए अनिवार्य वस्तुओं की ज़रूरत होती है। तो अगर इनकम का लेवल जीरो है तब भी वो कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं, कुछ ना कुछ वस्तुओं को खरीदते हैं जीवित रहने के लिए, चाहे उन्हें उधार लेनी पड़ती है या वो पिछली बचत में से खर्च करते हैं। दूसरा, जब आय बढ़ती है तो मांग में वृद्धि होती है, लेकिन एक आय के एक लेवल के बाद, मतलब जैसे लोगों की आय बढ़ेगी तो कंजप्शन तो बढ़ेगा, लेकिन जैसे लोगों की आय और अधिक बढ़ेगी एक लेवल के बाद, वो कुछ हिस्सा बचत के रूप में रखने लग जाते हैं। इसलिए आय की तुलना में व्यय में कम वृद्धि होती है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आय के शून्य होने पर भी समग्र मांग का एक न्यूनतम स्तर सदैव बना रहता है। इसका कारण यह है कि जीवित रहने के लिए हमें भोजन आदि अनिवार्य वस्तुओं की मांग करनी पड़ती है। मांग को पूरा करने के लिए आय के अभाव में भी हम दूसरों से उधार लेते हैं, उधार लेना पड़ सकता है, पिछली बचत पर खर्च करना पड़ सकता है। जैसे ही हमारी आय बढ़ेगी तो मांग में वृद्धि होगी, परंतु आय के एक स्तर के पश्चात लोग अपनी आय का कुछ भाग बचत के रूप में करने लग जाते हैं, यानी कि आय की तुलना में व्यय कम होता है। अन्य शब्दों में जो आय में होने वाली वृद्धि है वह व्यय में होने वाली वृद्धि से अधिक होती है। अब हम तालिका की बात करेंगे कि समग्र मांग अनुसूची और वक्र क्या होते हैं, जैसे कि हमने वेस्टियर शास्त्र में किया था। तो अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, और क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड है वो भी बढ़ेगी। अगर इनकम जीरो है उस समय भी कुछ मांग है, क्योंकि जीवित रहने के लिए भी हमें किसी न किसी वस्तु का उपभोग करना पड़ता है। तो जब इनकम जीरो है तो हमारी जो एडी है वो जीरो नहीं होती है। इनकम बढ़ी, 0 से 10 हुई, तो जो कंजप्शन है वो भी हमारा बढ़ गया, 20 से 25 हो गया। आगे इनकम बढ़ती है तब भी हमारा कंजप्शन बढ़ता है, लेकिन इनकम जब 30 बढ़ती है, 20 से 30 होती है, कंजप्शन बढ़ रहा है। लेकिन आप देख लो, जो इनकम बढ़ रही है, इनकम में बढ़ने की जो दर है वो ज़्यादा है, जबकि कंजप्शन में जो बढ़ने की दर है वो कम है। इनकम में जो चेंज हो रहा है वो 10-10 का चेंज हो रहा है, लेकिन जब कंजप्शन में चेंज हो रहा है वो 5-5 का हो रहा है। इसी तरह जब हमारे इनकम बढ़कर 40 हो जाती है, उस समय कंजप्शन है वो भी हमारा 40 होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम हो जाता है। जितनी इनकम है उस लेवल पर उतनी ही मांग है। इस लेवल के बाद जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है तो जो हमारा कंजप्शन है वो अधिक नहीं बढ़ता, तो इनकम ज़्यादा बढ़ रही है और कंजप्शन कम बढ़ रहा है। तो इस तरह जो एडी वक्र है हमारा वो बनता है। आगे हम इसी को देखते हैं कि जो समग्र मांग वक्र है वो किस तरह का बनता है। अगर हम डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करें तो यहाँ हम इनकम ले रहे हैं और यहाँ एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि हॉरिजॉन्टल इनकम है और वर्टिकल एग्रीगेट डिमांड है। तो ये हमारी इनकम है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन उस लेवल से नहीं बढ़ रही। जब हमारी इनकम जीरो होती है उस समय भी कुछ ना कुछ, यानी कि 20 का हम कंजप्शन कर रहे हैं, तो उस समय जो एडी है वो जीरो नहीं होती। 40 पर वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होते हैं, यानी कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। इसके बाद जो एडी है वो कम बढ़ती है, जबकि जो इनकम है वो बढ़ रही है, यानी कि जो एडी वक्र है इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले ऊपर होता है वाई से, इनकम से, और जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है उस समय उसके बाद जो एडी वक्र है वो वाई कर्व से नीचे होता है, यानी कि जो कुल मांग है वो कम होती है सप्लाई से। यहाँ सप्लाई का मतलब होता है लोगों की इनकम कितनी है,
तो ये हमारा जो कर्व है वो इनकम को शो कर रहा है, और इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी तो एडी भी बढ़ेगी, लेकिन एडी जो बढ़ रही है वो पहले इनकम से ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय लोगों की इनकम कम है लेकिन जो मांग है वो ज़्यादा है। इक्विलिब्रियम पॉइंट आने के बाद लोगों का कंजप्शन लेवल है वो घट जाता है, और जबकि जो इनकम है वो बढ़ती रहती है। तो जो एडी है वो फंक्शन होता है इनकम का। जैसे कि जो ओ वाई एक्स पर हमने लिया है, ओ एक्स पर हमने इनकम और ओ वाई पर हमने एग्रीगेट डिमांड ली है। तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो 0 से न शुरू होकर 20 से आरंभ हो रही है, जो ये दिखाती है कि समग्र मांग का न्यूनतम स्तर है जो आय के शून्य होने पर भी खर्च किया जाता है। इसी तरह जब वो ई बिंदु पर हो जाता है तो जो समग्र मांग है और समग्र जो इनकम है वो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है मांग है वो कम होने लग जाती है, यानी आय में होने वाली जो वृद्धि है वो और जो एग्रीगेट डिमांड है यानी कि कुल व्यय में होने वाली जो वृद्धि है उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। एग्रीगेट डिमांड में कम वृद्धि होती है, जबकि जो इनकम है उसमें ज़्यादा वृद्धि होती है। ई बिंदु पर समग्र मांग समग्र आय के बराबर होती है। आगे हम देख लेते हैं समग्र मांग के जो घटक है या निर्धारक तत्व हैं जो अभी हमने करा था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब हम विस्तार से डिटर्मिनेंट, जिनको हम कंपोनेंट भी बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड के जो निर्धारक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं उनको डिफाइन करते हैं। एडी है वो फंक्शन यानी कि उसके जो कंपोनेंट है वो होते हैं सी प्लस आई प्लस जी। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम अगर ओपन इकोनॉमी है तो समग्र मांग के 4 घटक होते हैं जिनको हम निर्धारक तत्व बोलते हैं। घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, सरकारी उपभोग व्यय जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, साथ में निवल निर्यात यानी कि नेट एक्सपोर्ट जो होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। डायग्राम से शो कर रखा है कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसके घटक कौन कौन से होते हैं। घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय यानी कि सी, सरकारी उपभोग व्यय यानी कि जी, निवेश आय और शुद्ध निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितनी वस्तु और सेवा को खरीदते हैं। अगेन ये इनकम पे डिपेंड करेगा। राष्ट्रीय आय में जो लोग अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए मुद्रा को खर्च करते हैं उसे हम घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय कहते हैं। मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में जो आय है लोगों की वो 5,000 करोड़ है, उसमें से वो 4,000 करोड़ रुपए हैं वो वस्तु और सेवा पर खरीदने के लिए खर्च कर देते हैं, तो ये कहा जाएगा जो घरेलू उपभोग होगा वो 4,000 करोड़ होगा, यानी कि जो भी पैसा आपने खर्च किया है उसे हम उपभोग व्यय कहेंगे। और जो उपभोग व्यय है वो इनकम पर डिपेंड करता है। इनकम बढ़ेगी तो लोगों की खरीदने की शक्ति है, क्रय शक्ति है वो बढ़ेगी, और जो उपभोग व्यय है वो ज़्यादा होगा। तो जो कंजप्शन है वो फंक्शन होता है इनकम का। तो सी यानी कि कंजप्शन फंक्शन ऑफ इनकम। आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ता है, परंतु आय में होने वाली वृद्धि की तुलना में जो उपभोग व्यय है वो कम होता है। अभी हमने किया था, उपभोग व्यय में उस दर से वृद्धि नहीं होती जिस दर से आय में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं सरकारी उपभोग व्यय। सरकार भी लोगों को सेवाएं देते हैं, तो उन्हें लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करना पड़ता है, जैसे सड़कों का, पुल का, स्कूल का, तो उन पर उन्हें खर्च करना पड़ता है, उसे हम सरकारी उपभोग व्यय कहते हैं। समग्र मांग का दूसरा तत्व सरकार द्वारा वस्तु और सेवा पर किया जाने वाला व्यय है। सरकार बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं की मांग कई कारणों से करती है, जैसे सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए वो सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि कानून पर भी खर्च करती है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय देना, विदेशी आक्रमणों से के विरुद्ध सुरक्षा आदि के लिए, तो इन कारणों से वो खर्च करती है। सरकारी व्यय के निर्धारण का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है कि वो, जैसे हमने देखा था जो कंजप्शन है वो फंक्शन होता है इनकम का, लेकिन जो सरकार है, सरकार का खर्च वो सरकार की नीतियों पर डिपेंड करता है। तो वो सरकार की भूत वर्तमान की नीतियाँ, उसकी परंपरा, इतिहास
उन सारी चीज़ों पर मैटर करता है। आगे हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। जो निवेश है वो किसका गुणक इसका फलन होता है, निवेश पर किन किन फैक्टर है उनका असर होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट निवेश से प्राय उस व्यय से है, उस खर्च से है जो पूंजीगत वस्तुओं जैसे कि मशीनों पर, कारखानों या मकानों आदि पर खर्च किया जाता है। अन्य शब्दों में निवेश से अभिप्राय पूंजीगत वस्तुओं में होने वाली वृद्धि से है। कोई भी जो निवेश करता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश करता है। कोई भी उद्यमी होगा वो लाभ कमाने के लिए निवेश करेगा। अगर उसको ऐसा लगता है कि निवेश करने से उसको लाभ नहीं होगा तो वो निवेश नहीं करेगा। उद्यमी किसी व्यवसाय में उस सीमा तक निवेश करेगा जिस पर नए निवेश से प्राप्त होने वाली जो आय है और उस पर दिए जाने वाले जो ब्याज की दर है वो बराबर हो या उसको निवेश ज़्यादा हो। बराबर होने का मतलब ब्याज दर से अभिप्राय ये है कि अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट के पास निवेश करने के लिए पूंजी होने की ज़रूरत होती है, अगर वो पूंजी निवेश पर लगाता है तो उससे लाभ मिलता है। सेम उसी पूंजी को वो ब्याज पर भी दे सकता है। अगर ब्याज की जो दर है उसे ज़्यादा मिल रही है और जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होने पर रिस्क फैक्टर भी होता है, जोखिम भी होता है, तो अगर उसे ब्याज ज़्यादा मिल रहा है और अनुमानित लाभ होने की जो संभावना है वो कम है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर ब्याज की दर कम है और लाभ होने की संभावना ज़्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा। जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ कमाना नहीं होता, वो देश का कल्याण करना होता है। लास्ट फैक्टर शुद्ध निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। समग्र मांग का जो चौथा तत्व है वो निवल निर्यात है। उसका अनुमान किसी देश में समग्र निर्यात में से हम समग्र आयात घटाकर लगाते हैं। निवल निर्यात यानी कि निर्यात माइनस आयात। यह अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं की विदेशी मांग का प्रतीक है, यानी कि विदेशों में हमारी वस्तुओं की कितनी मांग है ये डिपेंड करता है हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। यदि जो हम एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा कर रहे हैं, धनात्मक है, और आयात है वो कम है, यानी कि आयात कम कर रहे हैं, निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं। निर्यात धनात्मक तब होता है जब निर्यात आयात से अधिक हो, तो जो समग्र मांग है वो बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि हमारा जो निर्यात है वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक होने का मतलब ये है कि जो ये हमारा शुद्ध निर्यात तब ऋणात्मक होगा जब हमारा निर्यात है वो कम है लेकिन आयात ज़्यादा है। तो जब हम आयात ज़्यादा करेंगे तो हमारे देश का जो पैसा है वो विदेशों में जाएगा और जिसकी वजह से जो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगी। तो निवल निर्यात की मात्रा कई तत्वों पर निर्भर करती है। इसे प्रभावित करने वाले जो मुख्य तत्व हैं वो है व्यापार करने वाले देशों की व्यापार नीतियाँ, वस्तुओं की तुलनात्मक कीमत, देश की आय, बहुत सारे फैक्टर हैं। आगे हम इनके बारे में विस्तार से भी डिस्कस करेंगे। आपको मेनली यही देखना है कि जो निवल निर्यात है वो हमारे देश के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव तब होगा जब हमारा निर्यात ज़्यादा होगा। तो जो निवल निर्यात है वो पॉजिटिव तब होगा जब निर्यात अधिक होगा आयात से, और ऋणात्मक तब होगा जब हमारा जो निर्यात है वो कम होगा आयात से। तो इस तरह हमने आज एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा। एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड किसका फंक्शन है, और एग्रीगेट डिमांड की दो अप्रोचेस कौन कौन सी है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन से हैं। कल वाली वीडियो में, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।